सो हेलो क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखना जो आपका होने 9 फरवरी को विषय विज्ञान का पेपर, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को जो देखने वाले हैं, यहीं से आप लोग का बहुत सा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला था। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपके सब मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और भी बाकी सब्जेक्ट का अपलोड होता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता है। तो लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो तो आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है आपके एग्जाम में। मतलब वीडियो को अंत सिर्फ देखना, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्लस दोनों तरीके के क्वेश्चन को बताया जाएगा इसमें, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत देखना और साथ ही अपने सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए का देखने वाला, जिसमें आपका 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहने वाला, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। यानी कि समतल दर्पण जो होता है, जो आप लोग घरों में यूज करते हो कुछ इस तरीके से, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभासी तथा सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग द्वारक कहते हैं। यानी कि 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब गोलीय दर्पण होता है उसके हम लोग चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, आप लोग इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट हमारा था यहाँ पर, अगर आप ऑप्शन में उत्तर यहाँ पे एग्जाम में आपको टिक करना होगा तो कैसे करना होगा, मान लो दूसरा का है, यहाँ पे आपको लिखना होगा सी लिख करके यहाँ पे आपको द्वारक लिखना होगा, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमारा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तब आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई जो है बड़ा होता है आर से, यानी कि आपतन कोण बड़ा होता है आर से, ठीक है। आगे आपका आता है परावर्तन कोण से, ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख के रंगीन भाग जो होता है, जो कि आपका 3 रंग का होता है। पहला होता है काला, दूसरा होता है भूरा, तीसरा होता है नीला, ठीक है। 3 रंग का होता है, आपका ज़्यादातर चांस होता है कि काला ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, इसका बोलता है आपका कॉर्निया से परितारिका रेटिना, फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंगीन भाग जो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परितारिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के आपका क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है, किस रंग का होता है, तो आपको बताना है। सबसे ज़्यादा सबसे कम जिसका तरंग दैर्ध्य होता है किसका होता है, तो इसका ये होता है हमारा बैगनी का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 का बोलता है ओम किसका एसआई मात्रक है। ओम किसका एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दे आपके पास, विभव का, आवेश का, प्रतिरोध का, फिर विद्युत धारा का। चीज़ को आप लोग याद रखना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है आपका ओम, ठीक है, जिसको कुछ इस तरीके से ओम को लिखा जाता है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं हमारा, आमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। आमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापा जाता है। कहाँ पे है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा, निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में समांतर क्रम में किसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दे दिया आपके पास, आमीटर को, गैल्वेनोमीटर को, वोल्ट मीटर को, या फिर मैनोमीटर को समांतर क्रम में बोल रहे हैं कि जो आपका पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल सीरीज। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या फिर मैनोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वोल्ट मीटर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी अलग अलग होता है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, इसमें क्या लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कोई चुंबक है, इसके अंदर बोल रहा है सभी बिंदुओं पर कैसा होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो समान होता है भीतर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, आपका समीकरण दे दिया आपके पास, CH3CO3 उष्मा CO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया। इसमें देखो एक अणु से हम लोग 2 अणु बना रहे हैं भाई। देखो एक अणु था हमारे पास, इससे कितना 2 अणु बन रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, विभोजन, यानी कि टूट रहा है। विभोजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि एक भाग टूट करके 2 भागों में बढ़ जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोलता है, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है, यहाँ से बोल रहा है इसमें से कौन सा है, तो क्षारीय कौन सा होता है, जो कि 7 से अधिक पीएच मान वाला कितना होता है, वो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, 7 से अधिक होना चाहिए। तो इसमें 7 से अधिक कौन सा है, देखो ए है नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, 7 भी नहीं होना, 7 से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है आपसे, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, आपको आपसे बताना है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बोलता है आपका संयोजन अभिक्रिया, विभोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी कि विभोजन अभिक्रिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो जो शरीर में आप लोग भोजन जो करते हो आपका क्या हो जाता है, टूटता है, विभोजन का मतलब क्या होता है, टूटता है और ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है आपका, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, कैथोड पर बात करें जल के विद्युत अपघटन में, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन करता है, तो अम्ल इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अम्ल यानी कि ऑप्शन में अम्ल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपका निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा, विद्युत का सर्वोत्तम चालक सबसे पहले होता है आपका क्या, सबसे पहले होता है एज यानी कि चांदी होता है, फिर आपका ए होता है यानी कि सोना होता है, कोई है नहीं है पे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कॉपर, फिर इसके बाद होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, देखो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के बीच दो परमाणु के जो आबंध बनते हैं उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकल बंध बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंध बनता है, एकल बंध बनता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है हमारा, एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन यानी कि इन लग रहा है, इसमें क्या होगा, ना टू जुटेगा ना टू घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, माइनस का CHO प्रकात्मक समूह को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं CHO यानी कि एल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। CHO लगा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन सा है, श्वसन हाँ, पोषण भी हाँ, जनन भी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषित इकाई कहते हैं, पौधे का प्रकाश संश्लेषित इकाई निम्न में से किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, ग्रेन है, इसका राइट आंसर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोफिल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको साथ मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बार बार इसलिए करना पड़ता है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली गई, आयोडीन घोल की, ठीक है, कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का था, नीले। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 हो गया, बोलता है आपका आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले से क्या होगा, काले रंग का हो गया, तो इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है, सॉरी नीले काले रंग का हो गया, कैसा रंग का हो गया, नीले काले रंग का हो गया, तो इससे क्या पता चलता है कि चावल में क्या है, तो क्या होता है स्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है हमारा, निम्न में कौन पादप हार्मोन है, निम्न में कौन पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए आपका इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रिनल या फिर साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइटोकाइनिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है, मनुष्य का मस्तिष्क का औसत अगर भार आपसे पूछा जाए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.5 kg बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है, संतुलन का नियंत्रण सिर्फ देखो ये तो पता नहीं चल रहा क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुमस्तिष्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संतुलन मतलब अनुमस्तिष्क में होता है। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, एड्स रोग किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणु बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, यानी कि वायरस। अगर देखो क्वेश्चन नंबर
28 क्या बोलता है, वायरस संचरित रोग है। वायरस संचरित रोग कौन सा है, एड्स। अभी देखा आपने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं, ए भी आपका है, ए भी आपका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है आपका, मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो ये जो होती है हमारा कितना होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 22 जोड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर ए, 22 जोड़ी होता है। और एक जोड़ी पर क्या होता है, दूसरा गुणसूत्र होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर अपघटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे कि घास हो गया, सॉरी घास को कौन खाता है, खरगोश खाता है, आपका क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका आया था सब्जेक्टिव का। देखो सब्जेक्टिव आपका यहाँ पे 31 से लेकर के 38 तक पूछा गया। ठीक है, इसमें से आपको केवल 6 प्रश्नों को ही जवाब देना है। 6 प्रश्नों को ही जवाब देना है, जिसके लिए 2-2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, हम लोगों ने टोटल 30 प्रश्नों को देख लिया, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला सारा का सारा प्रश्न था। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है हमारा, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो देखो कोई आपसे क्या बोला है, अवतल दर्पण हमसे बोला है ना, तो अवतल दर्पण का सबसे पहले आपको बना लेना चित्र। ठीक है, अवतल दर्पण का बनाना आपको सब सारा काम 150 से करना है। ठीक है, 150 से करना है, 150 जानते हो ना, उसी से करना है सारा का सारा काम। आप लोगों को बनाने आता होगा तो बनाना, या फिर आप लोग हाथ से परफेक्ट बना सकते हो तो हाथ से ही बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या बोलता है आपसे, अवतल दर्पण हमारा हो गया, क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है, सेकंड अवतल दर्पण हमारा कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये होता है हमारा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो आपको क्या बोलता है, एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए, एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना। ठीक है, आपसे बोल रहा है, ये तो हमारा मुख्य हो गया ना। जब वस्तु को सी पर रखा जाता है, यानी कि वक्रता केंद्र, मान लो यहाँ पे क्या है, सी है हमारा, और ये हमारा क्या है, एफ है। आपसे क्या बोल रहा है, सी पर रखा जाता है तो एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना है। ठीक है, आपका टकराएगा इधर से, और टकराने के बाद किससे जाता है, फोकस जाता है एक तो, और एक हमारा फोकस जाता है, और इधर टकराएगा इधर, इधर के समानुपाती हो जाएगा, अक्ष के समानुपाती हो जाएगा। तो ये जो आपका बना ना यहाँ पे देखो, ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, क्योंकि इसके नीचे ठीक बन रहा है, जो हमारा वास्तविक वस्तु था इसके नीचे ठीक बन रहा था, हमारा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, आपका कुछ इस तरीके से इसको बनाना था, 2 मार्क्स इसके लिए आपको मिलेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलते हैं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों होता है, आप लोगों ने देखा होगा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों होता है। यहाँ पे देखो आंसर में लिखा है आपका, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, कब, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो हवा में मौजूद गैसों और अन्य सूक्ष्म कणों द्वारा सभी दिशाओं में बिखर जाता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें गैसों का छोटे छोटे अणु होते हैं, और क्या होता है, गैसों और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, के द्वारा क्या होता है, वहाँ पे प्रकाश जब पड़ता है उन पे, तो प्रकाश क्या होता है, बिखर जाता है। ठीक है, चूंकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, अब यह एक ठो ऊपर क्वेश्चन भी था नीले रंग से रिलेटेड, है ना, कम होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य कम होता है, यानी कि प्रकीर्णन यानी कि टूटता हुआ ज़्यादा है। ठीक है, तो जब वो टकराता है इन कणों से और गैसों से, ठीक है, तो क्या होता है, जब टकराता है तो और यह आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, टकराने के बाद क्या होता है, हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिससे आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, सिंपल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है, विद्युत परिपथ में अतिभारण क्या होता है, जैसे आप लोगों ने शॉर्ट सर्किट देखा, वही आपका क्या होता है, अतिभारण, यानी कि ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग जानते होंगे। ठीक है, अतिभारण तब होता है जब किसी विद्युत परिपथ में उसकी निर्धारित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रभावित होने लगता है, यानी कि जितना उसमें क्षमता है उससे अधिक धारा अगर प्रभावित होने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अतिभारण बोलते हैं। तो अभी तक हमने वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है, ऐसा वीडियो आप लोग यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में दबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है, लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट के नीले विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे फेरस सल्फेट का हल्का रंग विलयन बनता है। ठीक है, हल्का हरा विलयन बनता है, और इस विस्थापन अभिक्रिया
के कारण रंग बदल जाता है। ठीक है, इस विस्थापन अभिक्रिया के कारण क्या होता है, रंग बदल जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग। पहला, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर करने के लिए, रखने के लिए। ठीक है, यानी कि देखो जब अगर हड्डी टूटा होगा, फिर किसी का टूटा हुआ था, आप लोगों ने देखा था व्हाइट चूना चूना वहाँ पे लगाया था, वो चूना नहीं होता। ठीक है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, देखो दूसरा उपयोग मूर्ति या खिलौना और सजावटी सामान बनाने में। ठीक है, ये यहाँ भी आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है हमारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। ठीक है, Al2O3 होता है ना इसका सूत्र। इसको उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं, जो जिसका कि ऑक्सीकारक और अपचयन दोनों होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसको उन्होंने क्या बोलते हैं, उभयधर्मी बोलते हैं। सिंपल इसको इसी तरीके से इसको भी लिख देना है। तो यहाँ पे कैसे लिखना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ है कि यह अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह अम्ल के साथ क्षार की तरह और क्षार के साथ अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है आपका, 37 ऑक्सीजन हार्मोन के दो कार्य लिखे। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन के आपको दो कार्य लिखना है। ठीक है, सबसे पहला कार्य यहाँ पे देखो, यह तने के शीर्षस्थ भाग में कोशिका विभाजन को तेज कर देता है और जिससे लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के कारण क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन ही है। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन ही क्या है, पौधों में लंबाई में वृद्धि के कारण है। ठीक है, आगे देखो आगे बोलता है आपका, यह पौधों के प्रवर्धन और तने की कलमों में जड़ निकालने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद करता है। ठीक है, कौन, ऑक्सीजन हार्मोन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है हमारा, हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, यहाँ पे देख उत्तर में आपको लिखना है, हमारी गतिविधियां पर्यावरण को प्रदूषण, वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से प्रभावित करती है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता है। ठीक है, आगे भी मिलता रहेगा। आगे देखो आपका आया था सेक्शन सी, इसमें भी आपका 8 प्रश्न होने वाले हैं 39 से 46 तक, जिसमें आपको 3 प्रश्नों का 6 प्रश्नों को जवाब देना, जिसमें आपको प्रत्येक के लिए 3 अंक मिलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, 39 क्या बोलता है आपसे, 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम यानी कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आवर्धन निकालना होगा। ठीक है, आवर्धन निकाल के उससे आप लोग प्लस में आता है, तब लोग उससे पता कर सकते हो कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है कि जीरो आ रहा है। उससे आप लोग पता कर सकते हो कि कैसे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज का पता कर सकते हो। ठीक है, सब लोग कुछ इस तरीके से आप लोग आवर्धन से आप लोग निकालना है। यहाँ पे क्या बोला है, अवतल दर्पण बोला था। दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, माइनस का V बाई ई होता है ना। इस फॉर्मूला पे आप लोग बैठाओगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बता देना है और किस तरीके से करना है आप लोग को समझ गए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है आपका, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखने के लिए बोला है। यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना होगा, निकट दृष्टि दोष एक तरफ और दूसरी तरफ दीर्घ दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, किस में, निकट दृष्टि दोष में। और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। बी पॉइंट में लिखना है आपको, इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, इसमें आपको दीर्घ दोष में लिखना है, इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में लिखोगे आप, इस दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है और इस दोष को उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। देखो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर निकट में कितना वन है, इसमें 3 है। ठीक है, इसमें 3 है तो इसका 3 वाला नहीं होगा, यानी कि अवतल में कितना होता है, 4 होता है, तो 3 वाला नहीं होगा, इसका 4 वाला होगा। ठीक है, इसमें 3 है तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका बचा। काफ़ी आसान ट्रिक था आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है आपसे, निम्न समीकरणों को संतुलित कर लिखिए। इसको हम लोग क्या करना है, संतुलित करके लिखना है। सबसे पहले क्या है, Na2O, तीर का निशान Na2O। ठीक है,
तो इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आप लोग ऑक्सीजन को देखो, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है, और इधर कितना है? 1 ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 लगा लिख देंगे, ठीक है। Na के बगल में यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना बन गया? 2 बन गया। अब देखो, ऑक्सीजन 2 बनाने के चक्कर में क्या हो गया, हमारा Na2 जो था 2 Na2 था, लेकिन अब क्या हो गया? 4 Na2 हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका संतुलित आपका समीकरण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, बी नंबर में देखो, एफ को नहीं, पहले ऑक्सीजन को देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन इधर 4 हुआ है, इधर 1 हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 करो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन को 4 कर दिए, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन 4 दूना का 8 हाइड्रोजन बन गया। तो इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, इधर सिर्फ 2 है, तो इसको हम लोग 4 से इधर भी गुना कर देंगे। 4 दूना का 8 हाइड्रोजन बन गया। और फेरस देखो, यानी कि ये कितना है हमारे पास? Fe कितना है? इधर 3 है, और इधर कितना है? 1 है Fe। यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। सिंपल से आपका क्या हो गया? संतुलित हो गया समीकरण। आगे देखो, सी नंबर क्या बोलता है आपका? MnO2 HCl MnCl2 प्लस Cl2 जोड़ H2O, ठीक है। सबसे पहले आप ऑक्सीजन को देखो, इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर कितना है? 2 ऑक्सीजन है। सबसे पहले आप ऑक्सीजन को 2 करो, 2 ऑक्सीजन हो गया, जिसके कारण देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दोनों का 4 हाइड्रोजन बन गया। और इधर कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन को 4 करो, और जिस इस हाइड्रोजन का 4 करते हो तो Cl कितना हो गया? Cl भी 4 हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ Cl भी 4 हो गया हमारा। तो इधर देखो, Cl2 कितना है? इधर भी Cl2 4 है, और इधर 1 Mn, इधर भी 1 Mn, यानी कि हमारा संतुलित पूरे तरीके से हो चुका है, ठीक है। आगे देखो, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है आपका? अम्ल क्या है? सभी अम्लों में क्या समानता है? ठीक है, अम्ल क्या है? सभी अम्लों में समानता क्या है? अब इमली में कौन सा अम्ल पैदा को? इतना सवाल, 3 सवाल इसमें पूछा गया, तीनों का जवाब देना है। प्रत्येक के लिए आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से हमको मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे अम्ल है क्या। तो अम्ल क्या है? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जल में घुलने पर क्या कहते हैं? जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, यानी कि H+ आयन देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। आगे देखो, सभी अम्ल में क्या समानता होती है? सभी अम्ल में वही समानता होती है कि H+ आयन देते हैं, सारे के सारे उत्पन्न करते हैं जल में घुलने के बाद। और बात करें इमली में कौन सा अम्ल पाया था? तो टार्टिक अम्ल पाया था। इस चीज़ को याद रखना, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है? मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण समझाइए। मनुष्य में जो बौनेपन का क्या कारण आपको बताना है, ठीक है, समझाना है। यहाँ पे लिखना होगा, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की कमी या अनुपस्थिति मनुष्य में बौनेपन आमतौर पर पीयूष ग्रंथि की समस्या के कारण होता है, ठीक है। जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है, यह हार्मोन शरीर के ऊतकों और हड्डियों के विकास को बढ़ावा देती है, ठीक है। आगे बोलता है आपका, यदि बचपन के दौरान इस हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होता है तो व्यक्ति का शारीरिक विकास रुक जाता है, जिससे बौनेपन होता है। अन्य संभावित कारणों में अनुवांशिक कारक या कुछ चिकित्सा स्थितियाँ शामिल हो सकती है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 44 का बोलता है, द्विखंडन और विखंडन बहुखंडन की में तो द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक साइड लिख लेना है द्विखंडन, और दूसरी साइड लिखना है बहुखंडन। क्वालिटी बढ़ा लेना अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो। इस विधि में एक कोशिका 2 अनुजात कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित हो जाती है। इसमें एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित हो जाती है। इसमें आपको लिखना होगा, यह सामान्य परिस्थितियों में होता है, ठीक है। यह सामान्य परिस्थितियों में होता है, यह विषम परिस्थितियों के उपरांत होता है। यह एक तल में होता है और यह विभिन्न तलों में होता है। आगे देखो, आगे आपका क्या आता है? बोलते हुए 45 नंबर का प्रश्न, रजोस्राव क्या है? गर्भावस्था में रजोस्राव क्यों नहीं होता? यहाँ पे लिखना है आपको, रजोस्राव क्या है। 2 प्रश्न पूछा गया ना, तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखना होगा, रजोस्राव जिसे मासिक धर्म चक्र भी कहा जाता है, महिलाओं के शरीर में होने वाले नियमित हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तनों का एक चक्र है जो संभावित गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करता है, ठीक है। आगे देखो, 2 प्रश्न थे इसमें, एक प्रश्न हम लोग देख लेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या था? इसमें बोलता था आपका, गर्भावस्था में रजोस्राव क्यों नहीं होता? आपको यहाँ पे आंसर आपको लिखना होगा, गर्भावस्था के दौरान रजोस्राव नहीं होता है क्योंकि शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का उच्च स्तर गोनेडोट्रोपिन्स नामक अन्य हार्मोन के स्राव को दबा देता है, जो नए अंडाणु के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए, ठीक है। आहार श्रृंखला का उदाहरण देना, विभिन्न पोषी स्तर को बताना है। यहाँ पे उत्तर आप लोग देख सकते हो। पोषी स्तर
किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को कहते हैं। इस आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषक स्तर निम्नलिखित हैं। सबसे पहला प्रथम पोषक स्तर घास, उदाहरण यहाँ पे दिया गया, ठीक है। द्वितीय पोषक स्तर यानी कि हिरन, घास को क्या कौन खाएगा, हिरन खाएगा। और तृतीय पोषक स्तर, हिरन को क्या खाया जाएगा, शेर खा जाएगा। जब शेर मरेगा तो उसको छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा करके उसको घास में वापस से बदल देंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक स्तर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समाप्त होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका टोटल कितना प्रश्न था, 6 प्रश्न, 8 प्रश्न थे, इसमें आपको 6 प्रश्न का जवाब ही देना था। तो हम लोगों ने टोटल सारे प्रश्नों को देख लिया। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से सबके साथ मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।